चलो, स्कूल में जो 10th क्लास का साइंस का टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था, उस टेस्ट एग्ज़ाम का में 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लगभग तुमको फाइनल में फिर से पूछेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सही से आंसर कर लेते हैं, और अब इस आंसर को सही से तुम लोग रखना, याद करना, फ़ायदा होगा तुमको। फाइनल एग्ज़ाम में इसी तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा जाएगा। तो चलो, यहाँ पे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस में पूछा गया, उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो गमन करती है, वो प्रकाश की किरणें किस तरह से गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें हम लोग जानते हैं कि वो सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। एक समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। तो देखो, ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, जबकि हम लोग गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या पढ़े हैं, और यहाँ पे समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है। ये हम क्लास में बताए थे। एक स्टूडेंट क्वेश्चन भी पूछा था कि ट्यूशन में सर हम लोग को नहीं बता रहे हैं कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या भी होता है, लेकिन हम बताए थे कि होता है, समतल दर्पण का भी वक्रता त्रिज्या होता है। तो जिस तरह से हम लोग गोलीय दर्पण बनाते हैं, तो गोलीय दर्पण बनाते हैं तो ऐसे मान लो कि छोटा कर्व बना रहे हैं, तो छोटा कर्व का रेडियस क्या होगा? कम होगा। और कर्व को हम बड़ा करते जाएंगे तो रेडियस इसका क्या होगा? बढ़ते जाएगा। और बड़ा कर्व बनाएंगे तो रेडियस बढ़ते जाएगा। इस तरह से बड़ा करते करते जब हम समतल दर्पण बनाएंगे तो समतल दर्पण क्या होगा? एक सीधा लाइन बनेगा। तो सीधा लाइन बनेगा तो ये बहुत बड़ा कर्व बनेगा, बहुत बड़ा वृत्त बनेगा। तो बहुत बड़ा वृत्त बनेगा तो इसका जो रेडियस होगा वो हम लोग क्या मानेंगे? इनफाइनाइट। तो अगर कोई पूछता है कि समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अनंत, इनफाइनाइट होता है। अगर फोकस दूरी भी बोलेगा तो अनंत बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा? अनंत। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या अनंत, एकदम सही, इसको याद रख लेना। मानव नेत्र में किस तरह का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में जो लेंस लगा रहता है वो कैसा लेंस रहता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा हुआ रहता है। चलो, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी क्या होता है? अल्पतम दूरी मतलब क्या हो रहा है? न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है कि 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ आँख के लिए जो होता है स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी वो क्या होता है? तो यहाँ पे ये अवतल लेंस, ये 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ दृष्टि के लिए अवतल दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और अगर अधिकतम दूरी बोलेगा कि सुस्पष्ट के लिए दर्शन की अधिकतम दूरी कितना होगा, तो अनंत। पिछला बार यह क्वेश्चन पूछा था कि सुस्पष्ट दर्शन का अधिकतम दूरी कितना होगा, तो वहाँ पे अनंत। लेकिन बहुत लोग सुस्पष्ट दर्शन बस देख करके तुरंत आंसर 25 सेंटीमीटर टिक आउट कर दिया था। इसलिए ध्यान रखना कि न्यूनतम दूरी पूछ रहा है या अधिकतम दूरी पूछ रहा है, या अल्पतम बोल रहा है, मतलब ही वो भी क्या हो गया? न्यूनतम दूरी हो गया। तो ये क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस से क्या होता है? निकट दृष्टि दोष दूर होता है। क्योंकि हम लोग जब अवतल लेंस बनाएंगे तो अवतल लेंस में क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो दिखाई देता है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो निकट की वस्तु दिखाई दे रहा है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है। तो अवतल लेंस क्या करता है कि अवतल लेंस दूर से आने वाले, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें को डाइवर्ज करता है, फैला देता है, और हमको मानव नेत्र लेंस को ऐसा लगता है कि वो नज़दीक से आ रहा है। जो मानव नेत्र होता है, नेत्र लेंस, उत्तल लेंस, उसको ऐसा लगता है कि वो नज़दीक से आ रहा है, तो फिर वो हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं। हम लोग जानते हैं वेवज्योर होता है, 7 रंग जो होता है वेवज्योर, VIBGYOR, वेवज्योर हम लोग पढ़े हैं, 7 रंग होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के मुड़े होने का घटना का परिणाम है। तो ये हम प्रैक्टिकल करके दिखाए थे लैब में कि पेंसिल को रख रहे हैं, स्केल को रख रहे थे, पेन को रख रहे थे, छड़ी को रख रहे थे, तो वो पानी के अंदर क्या है? मुड़ा हुआ दिख रहा था। ये किसके कारण हो रहा था? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होगा यहाँ पे। चलो, अब अगला क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? किसी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो हम लोग क्या जानते हैं? P = क्या होता है? 1/f। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या होता है? 1/f होता है। फोकस अगर मीटर में दिया हुआ रहता है तो 1/f लगाते हैं, लेकिन अगर फोकस सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है तो 100/f लगाते हैं।
या नहीं तो अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो उसको पहले मीटर में चेंज कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होगा तुम्हारा एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। वोल्ट मीटर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो वोल्ट मीटर मापने वाले जो यंत्र होता है उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर बोलते हैं वोल्ट मीटर मापने वाले यंत्र को। ओम के नियम का सूत्र लिखें। तो ओम के नियम का जो सूत्र होगा वो क्या होता है? ओम का नियम V इक्वल टू आई आर। ओम का नियम का सूत्र होता है V इक्वल टू आई आर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो फ्यूज को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि फ्यूज को विद्युत परिपथ में हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे। तो फ्यूज को जो होता है विद्युत परिपथ में हमको जोड़ना रहता है, तो फ्यूज को विद्युत परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। विद्युत परिपथ जो बना हुआ रहता है घर में वो क्या रहता है? समांतर क्रम में रहता है। लेकिन फ्यूज जो रहता है वो किस क्रम में जोड़ा हुआ रहता है? तो वो श्रेणी क्रम में जोड़ा रहता है फ्यूज, ताकि फ्यूज जैसे ही गलेगा तो सारा सर्किट क्या होगा? ख़त्म हो जाएगा, मतलब कहीं पे भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो फ्यूज को जो विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है वो क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा कहते हैं। जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं? तो जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या कहते हैं ये हमको देखना है। तो देखो हम लोग बताए थे W इक्वल टू जो होता है वो Q इंटू वी होता है। W वर्क डन बराबर Q इंटू वी होता है। तो यहाँ से हमको क्या पूछ रहा है? जूल प्रति कूलम, मतलब W बाई Q का वैल्यू निकालना है। तो W बाई Q इक्वल टू क्या होगा? V। तो ये क्या होगा? जूल प्रति कूलम को हम लोग क्या बोलेंगे? V मतलब वोल्ट। तो जूल प्रति कूलम का इकाई क्या होगा? वोल्ट होगा। इस विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दीवारों पर जो है सफ़ेदी करने के लिए हम लोग CaOH हॉल 2 का यूज़ करते हैं। CaOH हॉल 2 का यूज़ हम लोग करते हैं दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए। चूना पत्थर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ये अभिक्रिया जो दिया हुआ है वो कौन सा अभिक्रिया है? तो इसमें अभिक्रिया में देख रहा है क्या हो रहा है कि फेरस और एल्युमिनियम एक दूसरे को विस्थापित कर रहा है। फेरस के जगह पे एल्युमिनियम आ जा रहा है, एल्युमिनियम के जगह पर फेरस आ रहा है। इसका मतलब ये किस तरह का अभिक्रिया है? तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है, तो घर में सब लोग देखता है कि कली चूना पे जब हम लोग जल डालते हैं तो उसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा ही गैस निकलता है, धुआं निकलता है। तो ये जो है वो कैसा है? तो ये कैसा है? ये अभिक्रिया जो है वो कैसा अभिक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें ऊष्मा क्या होता है? बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स की जो थैली होता है इसमें कैसा गैस भरा होता है? तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस को क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है। तो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो वो क्या होगा? अम्ल होगा या क्षार होगा? तो हम लोग जानते हैं कि अगर ब्लू है और ब्लू को अगर कोई रेड कर दे रहा है तो वो क्या होता है? एसिड। और रेड को अगर कोई ब्लू कर रहा है, लाल को ब्लू कर रहा है तो वो क्या होगा? बेस होगा। ठीक है, तो यहाँ RBB ये रेड को अगर कोई ब्लू कर रहा है तो वो क्या होगा? बेस होगा। तो रेड को यहाँ पर ब्लू कर रहा है तो वो बेस है। और बेस का जो होता है pH मान वो 7 से ज़्यादा होता है और एसिड का जो pH मान होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 होगा। ऐसे भी ऑप्शन में देखो 1, 4 और 5 है, ये तीनों एसिड का है, सिर्फ बेस का एक ही अलग है। अगर एसिड का होता तो तीनों ऑप्शन फिर सही करना पड़ता, इसलिए श्योर है कि यहाँ पे क्या होगा? बेस का ही होगा। तो लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो उसका pH मान कितना होगा? 10 होगा। निम्न से कौन प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल इसमें से कौन है? तो इसमें प्रबल अम्ल होगा तुम्हारा HCl। HCl जो है वो क्या है? प्रबल अम्ल है यहाँ पे तुम्हारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो विरंजक चूर्ण का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा? CaOCl2। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2 होगा रासायनिक सूत्र विरंजक चूर्ण का। फिर कह रहा है शल्य चिकित्सा के लिए टूटी हड्डियों को प्रयुक्त करने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग का हड्डी ये सब टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग पेरिस ऑफ प्लास्टर नहीं बोलता कि प्लास्टर करवा लिया, वो मतलब टूट गया उसका हड्डी तो प्लास्टर करवाया, तो वो क्या होता है? पेरिस ऑफ प्लास्टर से उसको क्या किया जाता है? प्लास्टर किया जाता है। फिर उसके बाद है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। ये फर्स्ट ऑप्शन तुम्हारा सही होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का यूज़ किया जाता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण को क्या कहते हैं? तो देखो तांबा और जस्ता के मिश्रण को हम लोग पीतल कहते हैं। पीतल को इस तरह से याद रख सकता है पिताजी,
ठीक है। पिताजी याद रखो, तो पिताजी में क्या होगा, पी से हो गया तुम्हारा पित्तल, कि पित्तल जो है वो किससे मिल करके बना हुआ रहता है, तो पित्तल जो है वो ता से हो गया तांबा और जी से हो गया जिंक, तांबा और जिंक से मिल करके बना हुआ रहता है। ये ता से तांबा हो गया और जी से हो गया जिंक, तो तांबा और जिंक से मिल करके क्या रहता है, ये पित्तल बना हुआ रहता है। तो तांबा और जस्ता के जो मिश्र धातु होता है उसको हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पित्तल हम लोग बोलते हैं। तो तांबा और जिंक मिला हुआ रहता है वो पित्तल होता है। पिताजी देखो, ये इसको पिताजी से याद रखो तुम लोग, पिताजी, ठीक है, पिताजी से याद रख सकते हो, पिताजी। पी से हो गया पित्तल, ताश का मतलब हो गया तांबा, तांबा, और जी का मतलब हो गया जिंक। तो तांबा और जिंक ये दोनों मिल करके क्या होता है, जो बना रहता है उसका हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, तांबा और जिंक मिल करके बना हुआ रहता है, वो हो गया तुम्हारा पित्तल। तो इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ये हमको पता करना है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन जो है वो क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्रोपेन यहाँ पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसके बाद कह रहा है कि हीरा और ग्रेफाइट क्या है, तो हीरा और ग्रेफाइट क्या है, कार्बन के अपरूप हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो कार्बन के अपरूप हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब जो अपना भोजन खुद से बनाता है उसके लिए क्या क्या जरूरी है, तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद से बनाता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, तो ये सब कुछ जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उपयुक्त सभी होगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, तो वृक्क की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या होगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, वृक्क की कार्यात्मक और ये रचनात्मक इकाई हैं। पौधे में श्वसन कैसे होता है, तो पौधे में जो श्वसन होता है वो किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होता है, ठीक है। स्टोमाटा के द्वारा क्या होता है, पौधों में श्वसन होता है, स्टोमाटा के द्वारा पौधे में श्वसन होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम क्या करता है कि पानी का फ्लो करता है, पानी को एक जगह से दूसरे जगह ये पत्ती तक पहुंचाता है जाइलम। पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधे में वो क्या होता है, पत्ता में होता है। किसकी प्रकृति का बनना जनक की मूल घटना है, तो किसी, तो डीएनए का बनना क्या है, जनन की मूल घटना है। तो जनन जो होता है वो किसके तरह हो, डीएनए, मतलब डीएनए परिवार में क्या होता है, फैमिली मेम्बर का सबका डीएनए क्या रहता है, सेम रहता है। तो ये किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है, तो डीएनए का बनना प्रकृति की जनक का क्या है, मूल घटना है डीएनए। चलो अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो अनुवांशिक गुण एक से दूसरे में किसके द्वारा जाता है, तो डीएनए अणुओं के द्वारा जाता है। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो मादा का जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, तो शुक्रवाहिनी वाहिका यहाँ क्या है, उसका जनन पद का भाग नहीं है। जबकि अंडाशय, गर्भाशय और डिंब वाहिनी जो है ये तीनों मादा जनन का क्या है, तंत्र का भाग है, और ये जनन तंत्र का भाग नहीं है शुक्रवाहिनी। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण कौन है, तो एक लिंगी पुष्प का उदाहरण यहाँ पे कौन होगा, पपीता। प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है कौन, मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, तो अनुमस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, तो ये संतुलन के लिए उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क जो है वो संतुलन के लिए उत्तरदायी है। फिर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, तो गैस्ट्रिन जो है वो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। गैस्ट्रिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित नहीं करता है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है तुम्हारा 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है, और ये सब 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सब 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत आसान क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। पहला कह रहा है कि अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखे, तो अवतल दर्पण के 2 उपयोग सब लोग आराम से लिख सकता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, फिर वाहनों के अग्रदीप में यूज़ किया जाता है, दंत चिकित्सक यूज करता है, बहुत सारा हम लोग लिखवाए थे, फिगर के साथ बताए थे क्लास में। मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता भी बताए थे कि अधिक प्रकाश में जाता है या कम प्रकाश में आता है, तो मानव नेत्र को क्या करना पड़ता है, समंजन करना पड़ता है खुद को। पूरा डिटेल से हम क्लास में लिखवाए थे, कॉपी में से तुम लोग लिख लेना। फिर या दूर की वस्तु को देखने के लिए, नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए हम लोग ये करते हैं। तो मानव नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है।
नेक्स्ट है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, एक उदाहरण दे। जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं, जीवन के लिए कौन से प्रक्रम अनिवार्य हैं। फिर अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं, अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं। तो ये सब का आंसर तुम लोग अपना लिख लेना। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबको सही से आंसर करके कॉपी में अपना बना लेना तुम लोग। चलो अब ये जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसमें से 5 प्रश्न का आंसर, हमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें से 5 प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष क्या है, यह किस प्रकार बनता है। तो हम बताए थे इंद्रधनुष क्या है। तो इंद्रधनुष क्या होता है, जब वर्षा होता है तो उसके बाद बनता है, और ये सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है, यहाँ जो पानी का बूंद होता है इस पर क्या होता है, सूर्य का प्रकाश की किरण यहाँ पे आता है, फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पे 7 रंग में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। फिर यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये बाहर निकलता है यहाँ पे, और यहाँ पे हमको क्या होता है, ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो ये पूरा डिटेल से हम कॉपी में लिखवाए हैं, उसमें तुम लोग देख लेना। यह कहने का क्या तात्पर्य है कि 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट है। तो 1 वोल्ट विभवांतर यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वर्क डन बराबर क्या होता है, Q × V। तो V बराबर क्या होगा, W/Q। मतलब 1 जूल कार्ज 1 कूलम के लिए 1 जूल कार्ज करते हैं तो वो क्या होता है, 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो कारण बताया कि धातु क्यों विद्युत धारा का संचालित करती है। तो इलेक्ट्रॉन उसमें रहता है, फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, उसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा का संचालित करती है। लोहे में जंग से बचाने के लिए 2 तरीका बताएं। तो एक पेंट कर देते हैं, या और भी तरीका है, रासायनिक अभिक्रिया वैसा कुछ लेप लगा देते हैं जिससे वो जंग से क्या होता है, बचता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये समझ लो तुम लोग। मानव मस्तिष्क में कोई 3 कार्य लिखे, मानव मस्तिष्क के 3 कार्य कौन कौन सा है, ये तुम लोग को लिखना है, मानव मस्तिष्क के 3 कार्य। चलो नेक्स्ट है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें से कोई 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो 5 क्वेश्चन दिया है, इसमें से 3 प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है उस उत्तर लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता क्या है, -2 डायोप्टर हो। तो यहाँ बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, और ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बोलते हैं न्यूमेरिकल किया करो, न्यूमेरिकल में मार्क्स बहुत अच्छा आएगा तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करें। तो पावर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1/f। तो पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो यहाँ से f इक्वल टू क्या होगा, 1/पावर। तो 1/पावर 2 पुट करेंगे, तो 1/-2 पुट करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फोकस दूरी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 0.5 मीटर, ठीक है, मतलब 50 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस दूरी। फिर कह रहा है ओम के नियम को लिखे तथा इसे सत्यापित करें। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु और अधातुओं में विभेद करें। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, रासायनिक गुणधर्म के धातु और धातु में अंतर पूछ रहा है। पोषण को परिभाषित करें। अमीबा में पोषण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर लिखें। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, श्योर है तुम्हारा फाइनल में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन तुमको रिपीट करेगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को कर लेना और ये इसको सही कर लेना इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथ का सॉल्यूशन करेंगे, मैथ का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके डालेंगे। तो सब लोग ध्यान से उसको देखना और शेयर भी करना, ठीक है। तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना।